जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम के 5th चैप्टर यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इन महत्वपूर्ण चीज़ों को जानना आवश्यक है। जैसे कि ये जो ज्यामिति है, अब ज्यामिति ये हिंदी शब्द है, लेकिन इसकी उत्पत्ति यूनान भाषा के शब्द से हुई है। और यूनान भाषा का जो शब्द होता है वो होता है ज्योमेट्री। यूनानी भाषा का जो शब्द है ये है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है। एक शब्द होता है जियो और दूसरा जो टर्म होता है वो होता है मेट्रीन। तो अब जियो और मेट्रीन का क्या मतलब हुआ, इसको ज़रा हम ध्यानपूर्वक देखें। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, यहीं से जियोग्राफी शब्द बना हुआ है। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी और मेट्रोन का मतलब होता है मापन करना। तो जियोमेट्री का अर्थ होता है पृथ्वी का मापन करना, यानी ज्यामिति तो हिंदी भाषा का शब्द है और इसको ग्रीक यूनानी भाषा का यह शब्द है जिसको ज्योमेट्री कहते हैं। और ज्योमेट्री दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है जियो और दूसरा है मेट्रोन। तो जियो का मतलब जैसा कि हमने आपको बताया पृथ्वी यानी भू या भूमि, और मेट्रोन का मतलब होता है मापन करना यानी पृथ्वी का मापन करना। तो अब प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी का मापन करने का तात्पर्य यहाँ पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़े जिसको हम भूखंड कहते हैं या जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग खेत कहते हैं, खेत का मापन करना, भूमि का मापन करना। तो देखिए इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई। तो प्रारंभ में जब आपको मालूम है कि यूनान यानी मिस्र में नील नदी है, नील नदी में जब बाढ़ आती थी तो वो बड़े बड़े खेतों को बहा करके लेकर चली जाती थी। तो अब इसके बाद कि जब बाढ़ चली जाती थी तो किसानों को बड़ी परेशानी होती थी। उनको पता ही नहीं चलता था कि हमारा खेत कितना था, किसी और का खेत कितना था, किसी और का खेत कितना था। तो इसके लिए उन्होंने एक पद्धति अपनाई नापने का कि वो लोग नाप करके पहले से ही अपने खेत की व्यवस्था कर लेते थे कि अगर बाढ़ के बाद खेत बह भी जाता था तो उसी से नाप करके वो बता देते थे कि कितना खेत जो है, किस व्यक्ति का कितना खेत है। लेकिन अब हम आपको ये बता दें कि ये तो यूनानी व्यवस्था थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मापन की व्यवस्था पूरे देश, पूरे दुनिया में थी। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से मापन होता था। अब जैसे प्रारंभ में मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी, हड़प्पा की सभ्यता थी, जहाँ पे खुदाई के दौरान बड़े बड़े ताल मिले, स्नानागार मिले, तो उसको भी मापने का एक सिस्टम हुआ करता था जिसको प्राचीन व्यवस्था या पूर्व व्यवस्था में नापी जाती थी। इसी तरह से वहाँ पे पुराने सड़कों के निशान मिले, खंडहर के निशान मिले। और इसके बाद अगर हम अपने भारत में आवें, अपने देश में आवें, तो ज्यामितीय रचनाओं से संबंधित
एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था जिसका नाम था 16वां सूत्र। इस 16वां सूत्र में, ये किताब का नाम था, पुस्तक का नाम था 16वां सूत्र। इस 16वां सूत्र में अब जितने भी मापन के सिस्टम थे, भूमि को मापने का जो तौर तरीका था, वो सारे तौर तरीके इस पुस्तक में दी गई थी। और यह पुस्तक 800 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह जब पैदा हुए थे उनसे 800 साल पहले इस पुस्तक का निर्माण हुआ था। अब इसके बाद जब समय आगे बढ़ा, तो समय आगे बढ़ने के बाद वैदिक काल आया। वैदिक काल यानी पूजा पाठ करने की जो व्यवस्था आई, तो उसमें वेदियों का निर्माण होता था। पूजा पाठ के लिए वेदी का निर्माण किया जाता था। तो वेदियों के निर्माण में भी मापन की व्यवस्था करनी पड़ती थी और उचित तरीके से मापन करके वेदी का निर्माण किया जाता था। उसी तरह से हवन कुंड का जब निर्माण होता था, तो हवन कुंड के निर्माण के लिए भी एक सिस्टम बनाया जाता था कि इसको कितना कैसे नाप करके इसका निर्माण किया जाएगा। इसी तरह से अथर्ववेद में श्री यंत्र, जो हमारे घरों में अक्सर आप देखे होंगे, श्री यंत्र जो है लटकाया गया होता है। ऐसा माना जाता है कि जिसके घर में श्री यंत्र होता है उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि हमेशा होती रहती है, लोग पूरा परिवार हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ऐसा हमारी व्यवस्था है, ऐसा हमारा मानना है। तो अब श्री यंत्र में भी आप देखे होंगे कि एक दूसरे से जुड़े हुए उसमें ढेर सारे समद्विबाहु होते हैं। तो अब उन समद्विबाहु को भी उस वैदिक काल में बनाया गया था, तो उसको भी बनाया गया था। तो नापने का कोई न कोई एक सिस्टम रहा होगा और सिस्टम से नाप करके ही उसको बनाया गया होगा। अब हम आपको बता दें कि यूनान के एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे जिनका नाम था थेल्स। जिनका नाम थेल्स था। थेल्स का प्रमेय हम लोग आगे पढ़ेंगे। थेल्स का प्रमेय हम लोग आगे पढ़ेंगे और वो क्लास 10th में थेल्स का प्रमेय है, आपके 9th में भी थेल्स का प्रमेय है। तो थेल्स के प्रमेय को हम लोग पढ़ेंगे। तो थेल्स ने ही सबसे पहले ये बताया था कि अगर कोई वृत्त है और उस वृत्त का यह व्यास है, तो वृत्त का व्यास वृत्त को 2 भागों में विभाजित करता है। इसको सबसे पहले सिद्ध थेल्स ने ही किया था। इसको आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखे रहिएगा। और इसके बाद ये यूनान के ही थे। देखिए, यूनान की सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है। केमिस्ट्री की भी उत्पत्ति यूनान से हुई, मैथ की भी उत्पत्ति यूनान से हुई। अब इसके बाद जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब इनके एक थेल्स के शिष्य थे जिनका नाम आप बहुत सुने होंगे। उनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस का प्रमेय आप लोग पढ़े भी होंगे या आगे पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ेंगे भी। पाइथागोरस ने ही ये बताया था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो, तो समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है। तो कर्ण का वर्ग किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस ने बताया। तो थेल्स के शिष्य पाइथागोरस थे और पाइथागोरस के शिष्य यूक्लिड थे। यूक्लिड भी बहुत बड़े गणितज्ञ थे और ये गणित के शिक्षक भी थे। अब यूक्लिड ने एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम था एलिमेंट। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए
क्योंकि आपसे एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है कि यूक्लिड के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए, तो आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे कि यूक्लिड ने एलिमेंट्स नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमें ज्यामिति से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उन महत्वपूर्ण चीज़ों को उसमें बताया गया था। अब इसके बाद जो एलिमेंट नाम की पुस्तक थी, एलिमेंट नाम की पुस्तक में इन्होंने कुछ परिभाषाओं को बताया। अब उन परिभाषाओं के बारे में हम लोगों को ध्यान से देखना है कि कौन कौन सी परिभाषाएं थी और उन परिभाषाओं में क्या बताया गया। तो सबसे पहली बात ये बताई गई बिंदु के बारे में। बिंदु, तो बिंदु वह होता है जिसका कोई भाग नहीं होता है, यानी बिंदु को हम चाहे तोड़ना या काटना तो बिंदु को हम काट नहीं सकते, बिंदु को हम तोड़ नहीं सकते। यानी पहला जो स्टेटमेंट था ये यूक्लिड का स्टेटमेंट है। यूक्लिड ने ये बताया था कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। अब इसके बाद दूसरी परिभाषा इन्होंने रेखा के बारे में बताया। तो रेखा के बारे में इन्होंने ये बताया कि रेखा की केवल लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई नहीं होती है। यानी ऐसी रेखा या ऐसे कह लीजिए कि रेखा के बारे में यही बताया गया कि ऐसी आकृति जिसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है, उसे ही हम रेखा या लाइन कहते हैं। और तीसरी बात ये बताई गई कि ये जो रेखा है, इस रेखा के दोनों सिरे जो होते हैं वो बिंदु होते हैं। ये भी बिंदु होता है और ये भी बिंदु होता है। फिर इसके बाद आपको ये बताया गया, चौथी और महत्वपूर्ण बात ये बताई गई कि कोई भी सीधी रेखा होती है तो सीधी रेखा बिंदुओं, जितने भी बिंदु होते हैं, जब बिंदु एक सिद्ध में मिलते हैं तो रेखा का निर्माण होता है। फिर इसके बाद आपको बताया गया पृष्ठ के बारे में, और पृष्ठ के बारे में ये बताया गया कि वह आकृति जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है उसे पृष्ठ कहा जाता है। और फिर आपको ये बताया गया कि पृष्ठ के जो किनारे होते हैं, कोई भी पृष्ठ होता है, मेज का पृष्ठ है, बेंच का पृष्ठ है, तो बेंच का जो पृष्ठ होता है, जो किनारे होते हैं, वो सरल रेखाएं होती हैं। और फिर आपको ये बताया गया कि समतल पृष्ठ में ढेर सारी रेखाएं एक समान रूप से खींची गई होती हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि यूक्लिड के ज्यामिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लोगों ने देखा, कुछ छोटी छोटी परिभाषाओं को भी हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद हम लोगों को दो महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़नी हैं, और दो महत्वपूर्ण चीज़ों में सबसे पहले हम लोगों को अभिगृहित के बारे में पढ़ना होगा, और फिर इसके बाद अभिधारणाओं के बारे में पढ़ना होगा। अभिगृहित जिनको हम एक्सियम्स कहते हैं और अभिधारणाएं जिनको पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो अब यूक्लिड ने कुछ अभिगृहित को भी प्रस्तुत किया था। इसके बाद इन्होंने 5 अभिधारणाओं को प्रस्तुत किया। इन सब का जब हम लोग अध्ययन कर लेंगे तो अध्ययन करने के बाद प्रश्नावली 5.1 शुरू करेंगे, और प्रश्नावली 5.1 को
पढ़ने में केवल एक दिन का समय लगेगा, वो बहुत बड़ी प्रश्नावली नहीं है। उसके लिए केवल हम लोगों को यूक्लिड से संबंधित यूक्लिड के जितने स्टेटमेंट दिए गए थे, सभी स्टेटमेंट को हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया से तैयार करना होगा। अगर सारी चीज़ें तैयार होंगी तो प्रश्नावली 5.1 में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि यूक्लिड की ज्यामिति से संबंधित सारी चीज़ें मैक्सिमम स्टूडेंट समझ सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।